दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं। पहला तो ये है कि केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र के सेकेंड लास्ट डे पर एक बिल संसद में पेश किया और उस बिल में यह है कि कोई भी पीएम, सीएम या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल या राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्य यानी कि जो मंत्री होते हैं वो अगर जेल जाते हैं किसी भी केस में और 30 दिन तक उनको बेल नहीं मिलती, वो बाहर नहीं आते हैं, तो फिर 31वें दिन उनका रेजिग्नेशन माना जाएगा, उनको रिजाइन कर देना होगा। और वो अगर 31वें दिन रिजाइन नहीं करते हैं तो 32nd डे उनका ऑटोमेटिक वो पोस्ट वैकेंट मानी जाएगी। तो इससे संबंधित एक बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में और फिर उसको जेपीसी में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया। और दूसरा डेवलपमेंट ये है कि वो कल हुआ, जो कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रोसेस चल रहा है वो बिल्कुल सही है और वो बिल्कुल किया जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें उन्होंने 11 डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग ने किए थे, उसमें एक डॉक्यूमेंट बढ़ा दिया और आधार को भी उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। दरअसल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार को इंट्रोड्यूस किया है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में, वो इसलिए किया है क्योंकि 62 से 65 लाख ऐसे लोग हैं जिनका एसआईआर करने के बाद नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया। उन लोगों को ही सपोर्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि आप आधार को भी वैलिड मानिए और आधार को भी इसमें इंक्लूड करिए। अब वो जो बिल लोकसभा में पेश हुआ है उसके इंपॉर्टेंट क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, उसमें सबसे पहले ये है कि 30 दिन तक अगर कोई मंत्री, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, वो मंत्री अगर जेल में रहता है तो उसको 30 दिन के अंदर बेल ले लेना होगा और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या लोअर जुडिशरी से उसको बेल मिल जानी चाहिए। अगर उसको बेल नहीं मिलती है उस केस में उसको उसके पद से हटाया जा सकेगा, कानूनी रूप से हटाया जा सकेगा। और इसके ऊपर विपक्ष ने जिस तरह का बवाल काटा लोकसभा में वो बहुत निंदनीय, बहुत शर्मिंदा करने वाला है। और ये वही विपक्ष है, इस विपक्ष के नेता वही राहुल गांधी हैं जो 2013 में आदरणीय मनमोहन सिंह की सरकार एक ऑर्डिनेंस लाई थी जिसमें यह था कि 2 साल या उससे अधिक जिन लोगों को सजा हो जाएगी उन लोगों के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन लोगों की सदस्यता, लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता और चुनाव लड़ने की उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो दोनों खत्म हो जाएगी, खुद ही वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और इसके ऊपर आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आ रही थी जो सुप्रीम कोर्ट के इस रूलिंग को ओवरटेक कर लेता, ओवर रूल कर देता। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, प्रेस क्लब में, और उन्होंने एक पेपर को फाड़ा, उस पेपर को मतलब सिंबॉलिक रूप से उस ऑर्डिनेंस को फाड़ा था। आज वही राहुल गांधी और उनके द्वारा लीड की जा रही ऑपोजिशन इसके ऊपर इतना बवाल कर रही थी लोकसभा में जो बहुत ही शर्मिंदा करने वाला था। ये उनकी हाइपोक्रेसी है और सुपर डुपर हाइपोक्रेसी है। आदरणीय राहुल गांधी और लोकसभा में जो विपक्ष है वो इसलिए इस चीज को अब सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव या इस तरह के जो भी लोग आरोप में घिर रहे हैं उन लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश बस इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको राज्यों में क्षेत्रीय दलों से सपोर्ट चाहिए। उनको बिहार के चुनाव में आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से सपोर्ट चाहिए, इसलिए वो लोग इस तरह के तमाम कोशिशें कर रहे हैं। और दूसरी राज्यों में भी क्षेत्रीय पार्टियों से उनको सहयोग चाहिए क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और वो जो क्षेत्रीय दल और एक हंग असेंबली और हंग लोकसभा का जैसा मैंडेट आता था वो लोग चाहते हैं वैसा ही मैंडेट आए और उसके लिए उन लोगों को सरकार बनाने का मौका मिल सके, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये जो बिल आया है ये दरअसल बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि दिल्ली में जो पिछली सरकार थी आम आदमी पार्टी की उसमें सत्येंद्र जैन जेल गए और वो 8-10 महीने तक जेल में ही रहे, लगभग 1.5 साल तक। मनीष सिसोदिया जेल गए जो डिप्टी सीएम थे और वो भी काफी दिनों तक जेल में रहे। और उसके बाद उस सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल भी जेल गए और उन्होंने तब भी रिजाइन नहीं किया अपने मंत्री के पोस्ट से या अपने मुख्यमंत्री के पोस्ट से। और उस समय मुझे याद है इंडिया टुडे में एक इंटरव्यू हुआ था और उसमें एंकर ने ये पूछा आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी से कि आप इस तरह के गवर्नमेंट्स को बर्खास्त क्यों नहीं कर देते, आप इस तरह के मंत्रियों को बर्खास्त क्यों नहीं कर देते। और आदरणीय अमित शाह ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारे जो फोर फादर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने इस चीज की कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी बेशर्मी, इतनी शेमलेसनेस आ जाएगी पॉलिटिक्स में कि वो लोग जेल जाने के बाद भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे।
भारत में इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए हैं जहां रेल दुर्घटनाओं पे मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, जहां पर सिर्फ हवाला या किसी तरह के घोटाले में नाम आने पर हमारे जो पहले के नेता लोग होते थे वो चुनाव नहीं लड़ते थे। उसके लिए या तो आदरणीय आडवाणी जी का एग्जाम्पल हो या आदरणीय मदन लाल खुराना जी का एग्जाम्पल हो, तो इस तरह की चीजें होती थी। लेकिन उसके बाद इतनी सुपर बेशर्मी आ गई पॉलिटिक्स में कि इस तरह की बातें होने लगी कि वो लोग रिजाइन नहीं दे रहे हैं और जेल में रह के भी सरकार चलाने की बातें कर रहे हैं। और उस पर से हिपोक्रेसी ये कि उनके जो मंत्री हैं, जो उनके लोग हैं जो जेल के बाहर हैं, वो इस पे बवाल बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इतना हिपोक्रेसी क्रिएट कर रहे हैं कि आदरणीय आतिशी मारलेना का आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के लोगों को पीने के पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ब्ला ब्ला बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि मेरी आंखें भर आई। और इस तरह की बेशर्मियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है देश और इसलिए ये कानून लाने की आवश्यकता पड़ी। ये वही आदरणीय अरविंद केजरीवाल थे जो अपने पूर्व के रोल में, जो उनका पहले का अवतार था जिसमें वो एक्टिविस्ट बने घूम रहे थे, उसमें वो कहा करते थे कि सिर्फ आरोप अगर किसी के ऊपर लग जाए तो उसको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, सिर्फ आरोप लगने पे। और खुद पे जब बात आई तो जेल चले गए, फिर भी मुख्यमंत्री बने रहे। वो तो बाद में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोई मीटिंग नहीं कर सकते, किसी फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकते, तो मजबूरी में उनको रिजाइन करना पड़ा। अब इसके ऊपर विपक्ष और उसके जो तमाम पालतू लोग हैं वो सेम तरह की कहानियां चला रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं असम के, या आदरणीय अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके केस में इस तरह की चीजें क्यों नहीं हुई, उनके केस में उनको रिजाइन क्यों नहीं करना पड़ा। तो ये क्लियर कट है, पब्लिक डोमेन में सब लोग जानते हैं कि आदरणीय हिमंता बिस्वा शर्मा एक दिन के लिए जेल नहीं गए हैं, आदरणीय अजीत पवार भी जेल नहीं गए हैं। बाद में जो कांग्रेस के पालतू लोग हैं, जो मीडिया में हैं, जो इंटेलिजेंसिया में हैं, वो लोग ये कहते फिर रहे हैं कि अभी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बहुत सारे लोग जो बीजेपी में ज्वाइन कर गए उन लोगों के केसेस धीरे धीरे खत्म हो गए। तो ये जो केसेस खत्म होना है या फिर जो गिरफ्तारी के बाद जेल भेजना है, ये सब कुछ न्यायपालिका हमारी करती है। आज भी देश में लोकतंत्र ही है, आदरणीय इंदिरा गांधी का इमरजेंसी नहीं है। आपको 24 घंटे के अंदर जो भी एजेंसी गिरफ्तार करती है वो न्यायपालिका के समक्ष ले जाती है, उसके बाद न्यायपालिका जरूरी समझती है तो आपको जेल भेजती है, न्यायपालिका जरूरी समझती है तो बेल दे देती है। न्यायपालिका अगर ये समझती है कि किसी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो उनके केसेस को क्वैश करती है। न्यायपालिका अगर समझती है कि आरोप फर्जी हैं, जैसे कि लोकसभा में जब आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह बिल पेश कर रहे थे तो कांग्रेस के बहुत बड़े थिंकर और स्ट्रेटेजिस्ट और आदरणीय राहुल गांधी के एकदम राइट हैंड मैन कहे जाने वाले आदरणीय केसी वेणुगोपाल खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जब आदरणीय अमित शाह गुजरात के होम मिनिस्टर थे तो उनके ऊपर भी वो भी जेल गए थे। इस पे आदरणीय अमित शाह ने इंटरवीन करते हुए बहुत सही बात कही कि हाँ हम जेल गए थे, लेकिन मैं जब जेल गया था तो उसके पहले मैंने नैतिकता के आधार पर रिजाइन कर दिया था। और तब के गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और दिल्ली आए हुए थे। उन्होंने कहा कि आदरणीय अमित शाह ने उनको भेजा है अपना रेजिग्नेशन और उसके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे गुजरात लौट के। तो इस तरह की मोरालिटी थी पॉलिटिक्स में जिसको कि घटिया स्तर पर ले आए हैं लोग, और इतने घटिया स्तर पर कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो मल्टीपल केसेस में अपराधी साबित हो चुके हैं और जिनको सजा दे चुकी है कोर्ट, और उसके बाद अभी वो पेरोल पे और बेल पे चल रहे हैं अपना इलाज करवाने के लिए, उनको पॉलिटिकल गैदरिंग्स में शामिल होने या फिर पॉलिटिकल भाषण देने से कोर्ट ने रोका हुआ है। उसके बाद भी एक आध पॉलिटिकल इवेंट में वो दिख जाते हैं। उनको भी डिफेंड करने के लिए लोग चले आ रहे हैं और उनको भी डिफेंड करने वाले उनके पार्टी के लोग हैं। ये बेशर्मी की हद है, पराकाष्ठा है, और इस कारण से इस तरह के बिल्स को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता पड़ती है। और कांग्रेस के जितने ये पालतू तरह के लोग हैं जो ये बार बार आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा या फिर आदरणीय अजीत पवार का सवाल उठाते हैं, अगर न्यायपालिका कल को आदरणीय लालू प्रसाद यादव को भी बेदाग बरी कर देती है, जिसके बारे में वो कहते हैं कि हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और ये लोग खुद जज बन जाते हैं जब दूसरे पार्टी के लोगों की बात आती है, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव अगर बेदाग बरी हो जाते हैं तो लालू प्रसाद यादव वो फिर से अपने पद पर आ सकते हैं। लेकिन आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा या आदरणीय अजीत पवार या कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, वो वॉशिंग मशीन वाला भाषण बहुत हो चुका, लेकिन उनको अगर किसी ने बेदाग किया है तो वो सिर्फ न्यायपालिका कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। आदरणीय प्रियंका गांधी और दूसरे लोग तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि आपके ऊपर फॉल्स केसेस हो जाएगा। मुझे याद है मैं काफी छोटा था उस समय, एक बार
आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जिन लोगों के ऊपर भी कोई भी केस रजिस्टर होता है उन लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटी में या चुनाव लड़ने के लिए अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। इस बात पर उस समय बिहार के एक बाहुबली थे साहबुद्दीन, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि आपको किसी केस में फंसाने के लिए एक 2 स्टार सब इंस्पेक्टर काफी है, एक दरोगा काफी है। और इसको सभी पॉलिटिकल पार्टी ने इंक्लूडिंग बीजेपी ने इसको खत्म करवा दिया और इस रूलिंग को ओवर रूल कर दिया। आज अगर उसको सुधारने की कोशिश हो रही है, और वो भी तब जब आप 30 दिन से ज्यादा तक जेल में रहते हैं, आप एक संवैधानिक पोस्ट पर हैं, या तो आप मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने खुद को अपने को भी कटघरे में घेरा है और अपने बारे में भी कहा है कि अगर मैं 30 दिन तक जेल रहता हूं तो मेरा पद भी खाली हो जाएगा। ऐसे स्थिति में भी अगर विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा है तो ये बेशर्मी है। आदरणीय प्रियंका गांधी कह रही हैं कि इसका गलत इस्तेमाल होगा, तो गलत इस्तेमाल तो बहुत सारे एक्ट्स का होता है। SC/ST एक्ट के बहुत सारे केसेस हैं जिसका गलत इस्तेमाल हुआ है। दहेज उत्पीड़न या घरेलू हिंसा का बहुत सारा केसेस है जिसके ऊपर गलत इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे और भी केसेस हैं। इनफैक्ट आपको किसी भी केस में फंसा दिया जाता है, आपका नाम दे दिया जाता है, मर्डर केसेस हैं और भी केसेस हैं, सबका गलत इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब कानून नहीं बनना चाहिए, ये तो बेकार की बात है, बिल्कुल अर्थहीन बात है, इसका कोई ग्राउंड नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से जमीन से अपना जुड़ाव खत्म कर चुकी है। कांग्रेस पूरी तरह से दे हैव लॉस्ट इट कंप्लीटली। वो समझ नहीं उनको आ रहा है कि वो करें तो करें क्या। वो जो मीम है ना, करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या, उनको सही में समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह की बचकानी हरकतें आदरणीय केसी वेणुगोपाल जैसे सभ्य और गंभीर लोग इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं, जबकि ये तो पब्लिक डोमेन में है कि आदरणीय अमित शाह ने इस्तीफा दे दिया था। और वो तो मैंने अपने घर में उनका वो फोटो लगा रखा है जो वो ऑफिसर्स उनको गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। आप सोचिए उस स्थिति के बारे में, जब व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है और वो कितने डिटरमाइंड थे। और युवाओं को इससे सीखना चाहिए, वो कितने डिटरमाइंड थे कि मैं इसका बदला लूंगा। और उन्हें कांग्रेस को ऐसा उखाड़ के फेंका कि वो कांग्रेस अब समाप्ति की ओर ही अग्रसर हो गई है। हालांकि कांग्रेस का प्रोपेगेंडा मशीनरी है, और जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि उनके पालतू हैं, वो संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, आपका वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा, तमाम बातें कह के कुछ लोगों को कंफ्यूज कर दिया। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुई और वो 240 सीट पर भारतीय जनता पार्टी रुक गई। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री का स्ट्रॉन्ग विजन है और कंप्लीट उनका विजन है कि मुझे जो काम करना है वो काम करना है, भले ही मेरी सीटें कम हो या ज्यादा हो। और थैंक्स टू हिज अलायंस अभी तक वो सस्टेन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से सस्टेन कर रहे हैं। और इस तरह के कानूनों की आवश्यकता है इस देश को। दरअसल कांग्रेस और जो विपक्ष के जितने सारे दल हैं वो अपने जमीनी हकीकत से बहुत दूर हो गए हैं। जमीन का उनको कुछ खबर नहीं है। उन लोगों को ये तक नहीं पता है कि पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक क्या चाहती है। और वो लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे व्यूज और सोशल मीडिया पर रीट्वीट्स के जरिए ये सोचते हैं कि उन लोगों को पब्लिक वोट दे देगी। और उन लोगों का तो आया था लोकसभा चुनाव के बाद 2024 के कि हमें व्यूज इतने मिल रहे थे तो हमारा वोट क्यों नहीं आया, और इस तरह की बातें। और शायद यही सारे नंबर्स दिखा के आदरणीय राहुल गांधी के जो भी सिपह सालार लोग हैं, जो भी उनके ट्यूटर लोग हैं, जैसा आदरणीय जेपी नड्डा कहते हैं कि एनजीओ वालों से ट्यूशन लेते हैं आप, ट्यूटर आप खोज कर चल रहे हो, तो वो लोग अपना अचीवमेंट दिखाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आपके व्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब वोट मिलना चाहिए। देश की ज्यादातर आबादी जो कि साइलेंट वोटर है, जो कि कहीं पर दिखती नहीं है, वो लोग व्यूज वगैरह से नहीं जाते, वो पॉलिसी के ऊपर जाते हैं, जमीन पर जो हो रहा होता है उस पे जाते हैं। कांग्रेस के पास सिर्फ सोशल मीडिया रैंट्स है और कुछ नहीं है अपना फेस सेविंग के लिए। और ये सोशल मीडिया रैंट्स और सोशल मीडिया पर जो चीजें आ रही हैं वो उनके लिए कोई भला नहीं करने वाली है। इसी के साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में चल रहा था उसको एक तरह से हरी झंडी दे दी। उसमें सिर्फ एक चेंज किया है उन्होंने कि उन्होंने कहा है जो लोग अभी भी SIR से छूट गए 11 डॉक्यूमेंट्स के बाद, उनके आधार को भी आप एक डॉक्यूमेंट मानो और उसके साथ उनके वोटर लिस्ट में नाम जोड़ो। और ये जो SIR में आधार को भी इंक्लूड करने की बात कही है। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज वेल विद इन इट्स लिमिटेशन टू डू द SIR एंड ऑल द थिंग्स। तो SIR करने के लिए इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से स्वतंत्र भी है और उसकी ये अथॉरिटी भी है। जब आदरणीय माननीय सुप्रीम कोर्ट इस तरह के जजमेंट दे रहा था और ये बातें कह रहा था, उसी समय माननीय प्रधानमंत्री बिहार के गया जी में ये बात कह रहे थे कि किसी भी घुसपैठिए को
हम लोग अब देश में नहीं रहने देंगे और विकसित देश भी घुसपैठियों को अपने देश से, माइग्रेंट्स को अपने देश से बाहर कर रहे हैं और हम भी अपने देश से बाहर करेंगे। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी अब कौन सी स्ट्रेटेजी लाती है घुसपैठियों के पहचान के लिए, देश का चुनाव आयोग किस तरह लाता है, होम मिनिस्ट्री किस तरह लाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री का ये कमिटमेंट है और ये कमिटमेंट हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब एसआईआर को बिहार में क्लियर कर दिया तो आसाम में या पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर कंप्लीटली क्लियर हो चुका है और बिहार या पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर होगा। अब इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया और पूरे देश में एसआईआर होना आवश्यक भी है। और अगर पूरे देश में एसआईआर होता है तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, ये एसआईआर होना बहुत जरूरी है। देश के नागरिकों की पहचान होना बहुत जरूरी है क्योंकि इस देश में ऑलरेडी बहुत ज्यादा जनसंख्या है और बाहर से जो इंट्रूडर्स आते हैं उनके लिए इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में एक ऑब्जर्वेशन भी दी और उसमें उन्होंने कहा कि बिहार में 12 पार्टियां काम कर रही हैं, उसमें नेशनल पार्टियां भी है और क्षेत्रीय पार्टियां भी है और इन सब राष्ट्रीय पार्टियों और क्षेत्रीय पार्टियों ने मिलकर भी जितने लोग हैं उन लोगों के वोट के लिए बवाल तो बहुत काटा, लेकिन ये लोग आकर इसके लिए उन लोगों को फिर से उनका वोटिंग का अधिकार दिलवाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। सिर्फ सीपीआई माले, सीपीआई एमएल जो है उसने 2 लोगों का नाम दिया है। तो बीएलए जो है पार्टियों के, वो क्या कर रहे हैं और वो लोग क्यों लोगों को सहायता नहीं कर रहे हैं वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए और उनके डॉक्यूमेंट्स के लिए, ये बहुत दिलचस्प है। और इसके ऊपर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तेज से सभी पार्टियों को डांट लगाई है, इंक्लूडिंग बीजेपी एंड जेडीयू। तो बीजेपी, जेडीयू और एनडीए की जितनी पार्टियां हैं वो तो पहले से ही इसमें है कि एसआईआर का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस से वोटर्स को आना चाहिए। अब बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं, आदरणीय राहुल गांधी पूरे बिहार में दौरे कर रहे हैं, कल वो लखीसराय में थे, आज वो भागलपुर आए हुए थे और वो लगातार दौरे कर रहे हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या निकल रहा है? उनके वोट चोर का जो एक बवाल था उसका तो जो बेस था उनका सीएसडीएस, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, वो उसने क्षमा मांग ली है। वो लोग कह रहे हैं कि उनका डेटा गलत था, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई भी नेता सामने नहीं आया, न वो सीएसडीएस के इस डेटा पे अपनी माफी मांगने के बारे में कुछ बात कर रहे हैं और ना ही वो ये कह रहे हैं कि अपनी गलती मानने को तैयार हैं कि हम लोगों ने झूठ बोला था। आदरणीय राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है, उसकी मीनिंग क्या है भगवान जाने, लेकिन वो कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी, मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था, पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह के क्लेम कर सकती है, लेकिन संवैधानिक संस्था जो है, सुप्रीम कोर्ट हो या संवैधानिक संस्था ईसीआई हो, उसको एक दायरे में चलना होता है और उस दायरे में ईसीआई बहुत अच्छा काम कर रही है। जो सीएसडीएस के डेटा के बेसिस पे आदरणीय पवन खेड़ा हो या कांग्रेस का जो पूरा इकोसिस्टम है वो भले चिल्ला रहा था, लेकिन अब सीएसडीएस का डेटा चूंकि डिलीट हो गया है, तो क्या कांग्रेस और कांग्रेस के जितने सारे ये चिंटू घूम रहे हैं, ये सारे लोग इसके लिए माफी मांगेंगे? अगर नहीं मांगते हैं तो इसको जनता को देखना चाहिए और पब्लिक को देखना चाहिए कि वो इस देश की सभी संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं, सभी संस्थाओं का नाम खराब कर रहे हैं, सभी संस्थाओं को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कांग्रेस कर रही है, ये केंद्र सरकार या सरकारें नहीं कर रही हैं, ये विपक्ष कर रहा है और विपक्ष को इस पे शर्मिंदा होना चाहिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो कांग्रेस सिर्फ फॉर सेक ऑफ अपोजिंग, दे आर अपोजिंग ऑल द थिंग्स, वो अपोजिशन का सिर्फ इतना रोल समझ रहे हैं कि सरकार जो भी कहे उसका विरोध करना है। वो रचनात्मक जो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की बात होती है, वो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का उनका कोई रोल नहीं है। और कांग्रेस बिल्कुल अर्थहीन हो गई है, अपने जड़ों से तो कट ही चुकी है, जमीन से कट चुकी है और उसके पास कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसके ऊपर हम लोग कह सकें कि कांग्रेस वास्तव में देश के लिए या देश की भलाई के लिए या राजनीति जनसेवा के लिए कर रही है। और इस तरह की राजनीति, इस तरह के मोमेंटम लॉस के साथ कांग्रेस अगर चलती रही तो वो सब कुछ अपना खो देगी, उसको कुछ नहीं बचेगा, उसके आइडियाज, उसके जितने सारे एक्ट्स हैं, जितने सारे कार्यक्रम हैं, उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। दिस इज नॉट डूइंग एनी गुड फॉर एनी पार्टी और कंट्री एंड दे शुड बी अशेम्ड ऑफ इट। दे शुड एटलीस्ट कम इन फ्रंट ऑफ पब्लिक एंड अपोलोजाइज फॉर व्हाट दे आर डूइंग। वो जो कह रहे हैं, वो जो वोट चोरी या वो जो इस तरह के आरोपियों को और इस तरह जेल गए लोगों को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। इसमें कांग्रेस का इकोसिस्टम बार बार यूएपीए कानून का या फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है उसके बारे में बात कर रहा है। इसमें बस एक चीज अंडरलाइन करनी आवश्यक है कि यूएपीए का जो कानून था वो भी आदरणीय सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो सरकार यूपीए की चल रही थी वही लेके आई थी। उसमें सिर्फ 1-2 एडिशन
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और उसी तरह जो मनी लॉन्ड्रिंग का भी कानून लेकर आए थे वो आदरणीय पी चिदम्बरम लेके आए थे, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐड ऑन नहीं किया है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि विपक्ष ने इतना ज्यादा इस पर बवाल मचाया, सुप्रीम कोर्ट में लेके चले गए, और आदरणीय हरीश साल्वे ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब वो चुनाव हार गए पब्लिक में, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट के जरिए अपना सारा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में जब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेके वो गए, तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस डंडे में और तेल पिला के उसको और मजबूत कर दिया, और ईडी को कहा कि आप इसको और अच्छे से चलाओ। इसलिए अब जब राजनीति में शुचिता की आवश्यकता है, कानूनी शुचिता की आवश्यकता है, कानूनी नैतिकता की आवश्यकता है, ये बिल का इंट्रोडक्शन होना या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईआर को एक तरह से अप्रूव करना बहुत अच्छी बात है और देश के लिए बहुत अच्छा है।